ठीक है, तो आज जो नया टॉपिक अपन करेंगे उसके ऊपर है रीजंस फॉर लॉ ऑफ डिमांड, कि आखिरकार रीजंस क्या क्या है लॉ ऑफ डिमांड होने का। ठीक है, मतलब क्या क्या कारण होता है जिसकी वजह से लॉ ऑफ डिमांड हो रहा है। बेसिकली जो हम लोगों ने बोला कि प्राइस जैसी फॉल होता है तो डिमांड क्या होता है, आखिरकार बढ़ जाता है, राइट। जो प्राइस जब फॉल होता है तो डिमांड क्या होता है, आपका बढ़ जाता है। तो सिंपल सा बात है सर कि उसके कुछ रीजंस हो सकते हैं। ठीक है, उसके रीजंस क्या क्या है, देखो नंबर 1 रीजन आपका जो है वो है आपका, आपको याद है पिछला क्लास में अपन ने पढ़ा था, पिछला चैप्टर में, सॉरी, अगर याद करें तो आप लोग, लॉ ऑफ डीएमयू याद है आपको? बताओ लॉ ऑफ डीएमयू। तो लॉ ऑफ डीएमयू जो है वो भी एक रीजन है सर। किस तरीके से अभी बताते हैं। नंबर 2 है आपका सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। ठीक है, नंबर 3 है आपका इनकम इफेक्ट। ठीक है, नंबर 4 है आपका एडिशनल कस्टमर्स। ठीक है, एडिशनल कस्टमर्स। एंड नंबर 5 है आपका मल्टीपल या फिर डिफरेंट यूजेस। ठीक है सर, ये 5 रीजंस मेनली होता है बिकॉज ऑफ विच द लॉ ऑफ डिमांड एक्चुअली हैपेंस। ठीक है सर, अब मतलब क्या समझ में नहीं आया बात। देखो पहला रीजन जो मैंने आपको बताया वो था लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। अब मुझे बताओ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो क्या बताता है, मेरे को बताओ, मेरे को बताओ। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो क्या बताने की कोशिश करता है, आपको क्या बताता है वो? Sir, as more and more units of a commodity is consumed, the utility derived from each successive unit goes on decreasing. परफेक्ट लाइन, एकदम परफेक्ट, परफेक्ट एकदम बोला है कि जैसे जैसे अपन कोई सामान को कंज्यूम करते रहते हैं वैसे वैसे अपना सेटिस्फैक्शन क्या होता है, क्या होता है, कम हो जाता है, कम फॉल। हो जाता है। तो ये ग्रिप में है आप सबका? हाँ सर। चलो, तो हाँ यानी कि सर। देखो अगर हम लोग कोई सामान को कंज्यूम करते रहे करते रहे करते रहे तो अपने का जो मन है उस सामान से क्या वो उठने लग जाएगा, लग जाएगा, लग जाएगा? बताओ मेरे को। आज बहुत अच्छा लग रहा है, फिर वापस से थोड़ा सा और कम अच्छा लगा, कम 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 करके क्या हमारा मन जो है उस सामान से उठ जाएगा, हाँ या ना? हाँ सर। तो मुझे हाँ बताओ सर। जैसे ही कोई सामान का जो दाम है, सॉरी वैल्यू जो है, यूटिलिटी जो है वो फॉल होते रहा और अपने ने देखा कि कोई ऐसा सामान है, ठीक है, 2 एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको। ठीक है, तो क्या हो रहा है सर कि कोई एक नया सामान है जो आपको, ठीक है, कम प्राइस में मिल रहा है, तो अपन क्या करेंगे, ऐसे ही अपना सेटिस्फैक्शन फॉल हो रहा था, ऊपर से अपन देखा कि एक और सामान है वो थोड़ा सा अपन को कम रेट में मिल रहा है, तो अपन क्या करेंगे, इसको खरीदेंगे, हाँ इस सामान को यूज करेंगे जो कम रेट में मिल रहा है। तो वो एक चीज है सर। ये थोड़ा सा मैंने सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट से हल्का हल्का लिंक कर दिया है। ठीक है सर, लॉ ऑफ डीएमयू वाला बताओ सर अच्छे से मेरे को, और क्या है सर? लॉ ऑफ डीएमयू ये बताता है आपको कि सर सेटिस्फैक्शन फॉल होने वाला होता है। फॉर एग्जांपल सोचो अगर कोई नया फोन लॉन्च हो रहा है, अभी कोई नया फोन लॉन्च हुआ है कि इन दिनों में? किसी को आइडिया है कि नया फोन लॉन्च हो रहा है या हुआ है इन दिनों में? बताओ मेरे को। कोई OnePlus 8 लॉन्च हुआ था थोड़ा दिन पहले, आया ना? बोलो, OnePlus 8 लॉन्च हुआ था, ठीक है। अब मुझे बताओ कि धीरे धीरे जो है टाइम जाते रहेगा तो क्या उसका यूटिलिटी जो है फॉल होता रहेगा? हाँ सर। अब जैसे हाँ। OnePlus 8T आ जाएगा, जैसे आने वाला है अभी शायद अक्टूबर में, OnePlus 8T जैसे आने वाला होगा, तो मुझे बताओ उस कस्टमर को क्या आप सेम सेटिस्फैक्शन मिलेगा क्या 8 से, जो कि उसको पहले जब लॉन्च हो रहा था तब मिलता? नहीं। ना सर। बताओ अगर लॉन्च के टाइम में OnePlus 8 जो है अगर 42,000 का लॉन्च हुआ था, सोचो, ठीक है, तो मुझे बताओ अब जब 8T लॉन्च हो गया, टाइम पार हो गया, उसको पुराना हो गया थोड़ा सा, तो आप उसको 40,000 देने का आपको मन होगा क्या? नहीं सर। ठीक है, बट द थिंग इज कि कस्टमर्स लोग कैसे कराता है। अब जैसे एग्जांपल देखो, 8 भी बेचना है या नहीं बेचना है उनको पता, या 8 बंद करना है? बेचना तो है भाई। तो वो लोग क्या करते हैं प्राय, क्योंकि उनको पता है कि अब टाइम पार हो चुका है, लोग बाग जो कंज्यूम कर रहा था वो कंज्यूम कर चुके हैं, और लोग बाग मेंटली भी लगता है कि नहीं अब वो उतना लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन नहीं दे पाएगा बिकॉज टाइम जो है वो पार हो चुका है। इस वजह से आप क्या करेंगे ना, आपको पता है आप सामान बेचना तो है आपको ये वाला, तो क्या करता है जनरली आप देखना, जब कोई नया फोन लॉन्च हो जाता है या फिर थोड़ा टाइम हो जाता है फोन का, तो जनरली वो प्राइस जो है उसको क्या करते हैं, गिरा के, सोचो 38,000 रुपीज कर दिया। जब ऐसा कुछ करते हैं तब क्या होता है, थोड़ा सा कुछ कस्टमर्स लोग बोलते हैं यार फोन तो अच्छा ही है,
ठीक है, और 38,000 के हिसाब से जो सेटिस्फैक्शन मिलेगा वो बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत है। इसी वजह से हम लोग सामान क्या करते हैं, खरीद लेते हैं। खरीद लेते हैं। तो यानी कि DMU जब फॉल होता है तो उसकी वजह से, हाँ सर, वैल्यू गिरा उस सामान का, सेटिस्फैक्शन गिरा, वैल्यू नहीं बोलूंगा, सामान का वैल्यू तो ठीक है, पर सेटिस्फैक्शन फॉल हुआ। बट अगर मैंने उस समय प्राइस अगर फॉल करवा दिया तो उसकी वजह से क्या लोग बाग, आप कस्टमर्स जो है वो सामान को खरीदेंगे। हाँ सर। तो अपने को दो चीज समझ में है। नंबर 1 कि अगर अपन कंज्यूम करता रहे तो अपना सेटिस्फैक्शन फॉल होता है। अब हमें 42,000 जो है 1+8 का दिया हुआ नहीं जाएगा, प्राइस थोड़ा कम करेंगे तभी लोग बाग जनरली डिमांड करेंगे। जनरली का मतलब क्या है सर, क्या सब लोग ऐसे ही करेंगे या नहीं, जनरल में काफी लोग ये वाला सिस्टम जो है वो फॉलो कर सकते हैं। जनरली अगर इसके पुराने मॉडल्स है वो भी बेचने हैं तो मुझे बताओ, जैसे अगर 1+7T था, वो अगर अपने टाइम में 40,000 में लॉन्च हुआ था, ठीक है, तो आफ्टर 1+8 थी, क्या आप 7T को सेम प्राइस में खरीदोगे? नहीं नहीं सर। खरीदेंगे। नॉर्मल सा बात है सर, जैसे जैसे टाइम पार होता है, जैसे जैसे पैसेज ऑफ टाइम होता है, यू आर नॉट विलिंग टू पे द सिमिलर अमाउंट बिकॉज द सैटिस्फैक्शन डिराइव जो पहले पहले हो रहा था, शुरू शुरू में जब प्यार हो रहा था, ठीक है, तब उतना, अब उतना क्या नहीं है। हाँ, तो इसीलिए यहाँ पे क्या लॉ ऑफ डिमांड आना जरूरी है। अगर प्राइस फॉल हुआ तो क्या डिमांड इन सब का बढ़ता है, जो पुराने मॉडल्स है। जनरली आईफोन में देखते हैं अपन, राइट, आईफोन 10R का जब प्राइस अभी गिरेगा तो आप लोग बोलेगा कि यार जब नया लॉन्च होगा ना तो अपना पुराना वाला का प्राइस गिरेगा ना तब अपन लेगा। मेंटेलिटी देख रहा है, प्राइस यहाँ फॉल हुआ, डिमांड देखना बढ़ जाएगा। तो यानी कि एक लॉ ऑफ DMU is also one of the major reasons why the law of demand has come into place. नंबर 2 जो मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था सर, मैंने आपको एग्जांपल दिया था, कोई सामान आप यूज करे जा रहे हो, ठीक है, तो मुझे बताओ अगर आपको कोई बेटर डील मिल रहा है तो आप जनरली उसको सब्स्टिट्यूट करने का सोचते हो नहीं सोचते हो? या फिर फ्रेश एग्जांपल देता हूं आपको, ठीक है, रेडमी और रियलमी है, सोचो, ठीक है, रेडमी और रियलमी है आपका। रेडमी 10,999 रुपए में कोई फोन लॉन्च किया, कितने में? 10,999। ठीक है, 10,999 में रिलीज किया नया फोन को। अब रियलमी जो है उसने फोन लॉन्च किया सर 10,000 रुपया में, ऑलमोस्ट सेम फोन से ब्रांड अलग। मुझे बताओ क्या करोगे? रियलमी खरीदेंगे। रियलमी खरीदेगा, बिकॉज क्यों? 1,000 रुपया कम है। सस्ता। यानी कि दो अगर कमोडिटी है और दोनों जो है सब्स्टिट्यूटिंग कमोडिटीज है, यानी कि दोनों एक दूसरे को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, देन इन दैट केस क्या एक का प्राइस फॉल होने से उसका दूसरा का डिमांड फॉल होता है क्या? या मैं सिंपल लैंग्वेज बताऊं, उसका फॉल होने से क्या इसका डिमांड बढ़ता है? बताओ मेरे को, बताओ क्या एक का प्राइस फॉल होने से दूसरा का डिमांड फॉल होता है क्या? हाँ सर। ठीक है, तो ये क्या एक इंडिकेट कर रहा है लॉ ऑफ डिमांड, यानी कि क्या आपस में जब सामान कॉम्पिटिटिव होता है तब भी क्या लॉ ऑफ डिमांड इन प्लेस आता है या नहीं आता है? इसलिए लोग प्राइस के लिए इतना एग्रेसिवली लड़ता है। बराबर? बताओ मेरे को, सही है? यहाँ तक ग्रिप में है सबका? हाँ हाँ सर। सर। ठीक है, अब देखो ये जो इनकम इफेक्ट है ना, ये इनकम इफेक्ट थोड़ा सा मचकांड है, ठीक है, मतलब ऐसे लगता है कि इनकम बढ़ेगा तो डिमांड बढ़ेगा, इसकी वजह से लॉ ऑफ डिमांड आया, वो सब आपको दिमाग में लगेगा, बट एक्चुअली ऐसा नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा इसमें मचकांड क्या है, इसमें ये बोला कि सर अगर इनकम सेम है, मैंने क्या बोला, इनकम अगर सेम है, सोचो 50,000 रुपया है, पहले कोई सामान था जो कि 200 रुपया का था, ठीक है, अब वो प्राइस, अब जो है आप मुझे बताओ 200 रुपया का कोई सामान था, ठीक है, तो क्या वो कुछ अमाउंट कुछ क्वांटिटी लेके आ सकता था 200 रुपए का? बताओ फॉर एग्जांपल सोचो अगर 200 रुपीस का था तो सोचो 100 यूनिट्स जो थे आप परचेज करते थे। क्या बोला मैंने? 100 यूनिट्स आप परचेज करते थे जब आपका सैलरी कितना रुपया था? 50,000 रुपया था। ठीक है, अब ये जो सामान है 200 से 180 हो गया, कितना हो गया? 200 से कितना हो गया? 180 हो गया। तो क्या पहले से अब मैं ज्यादा पीसेस इसका खरीद पाऊंगा क्या? पहले कितना खरीद पा रहा था मैं? 100 और अब कितना खरीदूंगा? अब कितना खरीद सकता हूं मैं? अप्रोक्सीमेट इससे ज्यादा खरीद सकता हूं 100 से, क्या पता 110 खरीद सकता हूं, राइट? हाँ। सही है। तो मुझे बताओ अगर इनकम सेम रहा, प्राइस फॉल हुआ, तो सेम इनकम से क्या डिमांड बढ़ सकता है क्या सामान का? क्योंकि प्राइस क्या हो गया अभी, पहले से क्या हो गया है? क्या हो गया? कम किया, तो डिमांड क्या होगा? बढ़ जाएगा। भाई रिवर्स अगर हुआ, सैलरी उतना ही रहा, प्राइस बढ़ गया, तो डिमांड क्या होगा? हो जाएगा। तो यानी कि इनकम की वजह से, अगर इनकम जो है उसकी वजह से भी क्या अपना लॉ ऑफ डिमांड का रीजन होता है क्या?
मेजर बिकॉज ऑफ दैट लॉ ऑफ डिमांड क्या इफेक्ट होता है उसमें? हाँ तो ये बोल सकते हैं हम लोग लॉ ऑफ डिमांड का इम्पैक्ट दिखता है हम लोग को उसमें? बताओ मेरे को। मैंने पहले बताया थोड़ा सा ऑकवर्ड है इसका मीनिंग, बट समझ में आया आप लोग को? आप लोग का ग्रुप में ये नोट्स में दिया हुआ है आपका, ठीक है? चलेगा? हाँ सर। बताओ मेरे को। चलो अगर ये समझ में आया तो ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, एडिशनल कस्टमर्स। ठीक है, एडिशनल कस्टमर्स में क्या छे सर, बता दो फटाफट। ठीक है, एडिशनल कस्टमर मुझे बताओ। जैसे फॉर एग्जांपल आप सोचो, जैसे ये मैं बहुत क्लासिकल एग्जांपल लेता हूँ। आपको पता है आईफोन के 10R फुल के फोन आया था, याद है आपको? याद है क्या फोन आया था 10R बोल के? जब ये लॉन्च हुआ था तो 75,000 रुपीज का था जब ये लॉन्च हुआ था। फिर लोगों को लगा कि नहीं ये ओवर प्राइस्ड है, ठीक है। तो आप मुझे बताओ जिसका बजट, अगर आप सोचो अगर किसी का बजट 55,000 रुपीज है, कितना बोला मैंने? बजट कितना है? 55। 55,000 रुपीज है, तो क्या वो इस फोन को परचेज कर पाएगा? नहीं सर। नहीं नहीं कर पाएगा सर। फिर क्या हुआ, इन लोगों ने प्राइस रिवाइज किया, 10R को इंडिया में बनाना हम लोग शुरू किया, ठीक है। 10R को क्या करने लगे, 10R को इंडिया में बनाना शुरू किया उन्होंने, और प्राइस जो है सर उसको 75,000 से फॉल कराकर कर दिया गया 2,000। सोचो एग्जांपल कितना, एग्जैक्टली याद नहीं कितना फॉल करवाया था, बट इतना अप्रोक्सीमेटली अगर फॉल करवा दिया है, ठीक है। तो मुझे बताओ क्या अब जिसका बजट 55,000 तक का था, 55,000 का जिसका बजट था, क्या अब वो परचेज कर पाएगा उसको? हाँ हाँ सर। सर। हाँ सर पाएगा। तो जो कस्टमर्स पहले उसको अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे, क्या प्राइस गिरते ही अब उसको अफोर्ड कर पाएंगे? हाँ सर। आपको पता होगा कि ये प्राइस फॉल होने की वजह से कितना डिमांड जो है 10R का इंक्रीज हुआ था। आपको याद नहीं होगा बट ये जब लॉन्च हुआ था उस समय का ये हाईएस्ट सेलिंग आईफोन था, ठीक है। सबसे ज्यादा बिकने वाला आईफोन, वन ऑफ द मोस्ट हाईएस्ट सेलिंग आईफोन्स में था आपका। तो यानी कि प्राइस फॉल होते क्या होता है सर, बताओ मेरे को। प्राइस फॉल होते ही जो कस्टमर्स पहले अफोर्ड नहीं कर पाते हैं उनके अभी बजट में आ जाता है। इसकी वजह से क्या होता है, वो लोग सामान को क्या करते हैं? अगर मेरे बजट में आ गया तो सामान को क्या करूंगा मैं? खरीद लोगे। खरीद लेंगे। खरीद लूंगा। इतना स्लो फंक्शनिंग माइंड में नहीं चलेगा भैया, थोड़ा सा फटाफट बोलना पड़ेगा भाई, तभी मजा आएगा, नहीं तो मजा नहीं आता मेरे नहीं को, आया। समझ में? तो थोड़ा फटाफट बोलना पड़ेगा, थोड़ा सा माइंड को फटाफट चलाना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि शाम का वक्त है तो थोड़ा सा ढील दे दिया, ना ना ना, बताना पड़ेगा। तो यानी कि प्राइस फॉल होने से क्या होता है, एक नया सेट ऑफ कस्टमर आया या नहीं आया जो पहले उनको परचेज नहीं करता, बट अब क्योंकि प्राइस फॉल हो चुका है तब उसके बजट में आ गया, और उसके बजट में अगर आया है कोई सामान तो उसकी वजह से डिमांड क्या होगा? बढ़ जाएगा। बढ़ जाएगा। समझ में आया क्या? हाँ क्या सर। लॉ ऑफ डिमांड इफेक्ट करता है? प्राइस फॉल हुआ, डिमांड बढ़ा हुआ, हाँ। तो क्या हाँ एडिशनल कस्टमर्स की वजह से भी लॉ ऑफ डिमांड ऑपरेट करता है क्या? हाँ हाँ सर। समझ में आया क्या? चीजें यहाँ ग्रिप हाँ। में है क्या? ठीक है। हाँ अब सुनो, जैसे अभी कोमल है अपना, ठीक है। अब कोमल क्या है, जनरली रायता फैलाता नहीं है, बना लेती है रायता वायता, ठीक है ना, फैलाती थोड़ी ना रायता, मजाक कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। अब जैसे रायता है, ठीक है, अब मिल्क शेक है आपका, पुडिंग हो गया, केक हो गया, इस सब में क्या कॉमन आइटम है जो यूज होता है? क्या होता है कॉमन आइटम, क्या यूज होता है? दूध। दूध, मिल्क यूज होता है। अब कुछ कुछ आइटम्स ऐसा है ना कि अगर सस्ता मिल जाए ना अपने को तो अपन एक्स्ट्रा खरीद लेता है कि चलो ठीक है ना, एक्स्ट्रा खरीदा, कुछ ना कुछ तो कर ही लेंगे। अब दूध सस्ता मिला, सोचो 10 रुपए लीटर सस्ता मिल रहा है आपको। अब मम्मी से एक बार पूछना, तो अगर मम्मी को बोलना कि मम्मी सामने वाला दुकान में ना दूध जो है ना 10 रुपीज सस्ता पड़ रहा है, तो मम्मी बोले कि 2 लीटर एक्स्ट्रा लेके आ जा, कुछ ना कुछ तो यूज कर लेंगे। होता है या नहीं होता है? कुछ कुछ चीजें ऐसी होती है जो आपको लगता है कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा तो यूज कर ही लेंगे, ठीक है ना, लेके आ जाओ, कुछ नहीं तो दही जमा देगा हम, ठीक है, कुछ नहीं तो क्या बोला मैंने, दही जमा दूंगा, नहीं तो केक बना दूंगा, नहीं तो पुडिंग बना दूंगा, नहीं तो रायता बना दूंगा, नहीं तो रायता फैलाना नहीं, नहीं तो फिर क्या दही की तरह खा लूंगा, नहीं तो कॉर्नफ्लेक्स के साथ में खा लूंगा, ठीक है, नहीं तो कुछ नहीं तो ना ही लूंगा, इतना ही सस्ता है तो, ठीक है, उसके लिए वो भी अच्छा होता है उससे। तो यानी कि कोई सामान का यूज बहुत ज्यादा है कि किसी ना किसी तरीके से आप उसको यूज अगर कर सकते हो, उसका फायदा क्या है? उसका फायदा ये है कि उसका जैसे प्राइस फॉल होता है उसका डिमांड ऑटोमेटिकली क्या होता है? बढ़ जाता बढ़ है। जाता है। यानी कि जिस सामान ऐसा है जो आप बोलते हो कि यार इसको तो मैं यूज कर ही लूंगा कहीं ना कहीं, वो सामान का फायदा क्या होता है आपका? उस सामान का फायदा ये होता है कि उसका जैसे प्राइस फॉल होता है डिमांड क्या होता है? बढ़ जाता है। बढ़ जाता है, ठीक है। तो ये लास्ट पॉइंट था आपका, डिफरेंट यूजेस। तो मुझे बताओ लॉ आपका 5 रीजंस क्या क्या है?
of the law of demand. Number 1, Law of diminishing marginal utility. law of diminishing marginal utility. Utility. चलो बता रहा हूँ व्हाट इज रियल इनकम बता रहा हूँ, ठीक है, बट ये तो नेशनल इनकम से रिलेटेड कॉन्सेप्ट था अचानक से यहाँ पे, ठीक है। नंबर 1 क्या है आपका, लॉ ऑफ DMU। नंबर 2 क्या है आपका, Substitution effect. नंबर 3 क्या है आपका, Income Income effect. हाँ हाँ, Income effect. effect. ओके ओके ओके, आप रियल इनकम के हिसाब से, वो जो इनकम इफेक्ट के हिसाब से पूछ रहे हो, ठीक है, बता रहा हूँ। फिर और लास्ट नंबर 4 क्या है, Additional customers. customers. एडिशनल Customers. कस्टमर्स। उसके बाद नंबर 5 क्या है आपका, Different uses. यूजर्स। देखो रियल इनकम क्या होता है, इस पे देखो, रियल इनकम क्या है आपका, जो आपको एक्चुअली में मिलता है, ठीक है। रियल इनकम का मतलब क्या होता है आपका, जो कि आपका एक्चुअल परचेजिंग पावर है, ठीक है। कुछ इनकम ऐसा होता है आपको जो आपको मिलता है बट आप उसको यूज नहीं कर सकते, ठीक है। फॉर एग्जांपल, अगर आपका सैलरी 50,000 रुपया है, ठीक है, और अगर कोई सामान का दाम 1,000 रुपया है, तो एक परचेजिंग पावर है आपके पास में कि एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ यूनिट्स अपन परचेज कर सकते हैं। एग्जांपल मैं बता रहा हूँ आपको, अगर अपना सैलरी कितना बोला मैंने, 50,000 रुपीज, ठीक है, और कोई सामान का दाम कितना बोला मैंने, सोचो 5,000 रुपीज, तो मैं मैक्सिमम कितना परचेज कर पाऊंगा अगर मेरा इनकम इतना हो गया तो 10 मेरा 10 क्या है मेरा, सॉरी 10 यूनिट्स होगा, सॉरी 10 रुपीज नहीं होगा, तो 10 यूनिट्स इज माय परचेजिंग पावर, राइट। जैसे ये सामान अगर सोचो 4,000 रुपए का हो गया, तो मैं कितना परचेज कर पाऊंगा, 12 to 13. ठीक है, 12 यूनिट्स कर लेता हूँ। 12. अब क्या मेरा परचेजिंग पावर इंक्रीज हो गया, हाँ सर। ठीक है ना, तो इसको बोलता है इंक्रीज इन रियल इनकम। समझ में आ रहा है कि वैल्यू इंक्रीज नहीं हुआ, बट सिंस प्राइस का फॉल हो गया रुपया, तो इसकी वजह से क्या हुआ, मेरा परचेजिंग पावर इंक्रीज हो गया, इसकी वजह से रियल इनकम इंक्रीज हो गया। दैट कैन आल्सो हैपन इफ द इनकम आल्सो इंक्रीजेस। तो यानी कि आपका स्पेंडिंग पावर, आपका परचेजिंग पावर अगर इनकम इंक्रीज हो गया, दैट इज नोन एज रियल इनकम। ठीक है, क्लियर है जिमोना? सबको क्लियर है यहाँ तक? बताओ। Yes, ग्रिप sir. में है? ग्रिप में है हाँ सबका? सर। Yes, sir. ठीक है। उसके बाद में सर ये तो हो गया रीजंस फॉर लॉ ऑफ डिमांड, ठीक है, कि सर सैटिस्फैक्शन जैसे फॉल होता रहता है तो अपने को समझ में अपन उतना प्राइस नहीं देगा, तो अपन चाहते हैं ये प्राइस फॉल हो तभी जाकर अपन डिमांड उसको करता है। नंबर 2, अगर दो कंपटीशन के बीच, दो कमोडिटी के बीच कंपटीशन है तो हम प्रेफर उसी के ऊपर करते हैं जिसका प्राइसेस थोड़ा सा कम रहता है। नंबर 3, इनकम सेम है, ठीक है, बट प्राइस फॉल हुआ तो अपना परचेजिंग पावर इंक्रीज होता है, इसकी वजह से डिमांड क्या होता है, उसका सामान का इंक्रीज हो जाता है। जब कोई प्राइस फॉल होता है तो जो कस्टमर्स पहले अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे वो अब अफोर्ड कर पा रहे हैं, इसकी वजह से डिमांड क्या होता है, पर्टिकुलर कमोडिटी का इंक्रीज होता है। और ऐसा कोई सामान जिसको अपन मल्टीपल जगह यूज कर सकता है, उसका जैसे प्राइस फॉल होता है अपना डिमांड ऑटोमेटिकली बढ़ना है। बिकॉज मेरे को नहीं आता, मैं नहीं खेल रहा, अकेला अकेला खेलना पड़ता है मुझे, मैं नहीं खेल रहा, मैं नहीं बता रहा क्या। बिकॉज व्हाट? बोलो बोलो। बिकॉज Because the product has different uses. वेरी गुड, एक ही जन पढ़ाई करने वाला लड़की है, समझ गया। बाकी सब लोग बैठ के यहाँ पे, नहीं मैं यहाँ पे ना वो करने वाला हूँ, एक गाला कंपटीशन करने वाला हूँ यहाँ पे, कि आप लोग बैठ के आराम से स्पेक्टेटर की तरह ऐसे पॉपकॉर्न वॉपकॉर्न लेके अच्छा बोला ना, हाँ ये वाला अच्छा बोला। हाँ ये 21वां मिनट में जो ये बात बोला ना वो अच्छा नहीं लगा मेरे को। हाँ इधर कोई है नहीं, ठीक है ना, समझ में आया आप लोग को ये वाला पॉइंट? मेरे को बताओ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 11th का, जिसका 12th 11th जिसका भी एग्जाम में आ रहा है, इंपॉर्टेंट। सीए फाउंडेशन नॉट दैट इंपॉर्टेंट। बोले सर, बोले मैडम। सर ये इनकम इफेक्ट में अगर इनकम अगर बढ़े या फिर कम वो हुए है, तब फिर वो सर क्या लॉजिक, इफेक्ट होगा? वो लॉजिक है, वो तो नॉर्मली अपना वो है ना, डिटरमिनेंट्स ऑफ लॉ ऑफ डिमांड में याद है, इनकम बढ़ता है नॉर्मल गुड्स, वो इसमें है नहीं। मगर मैंने बोला ना मचान पॉइंट है थोड़ा सा इनकम इफेक्ट वाले में, कि इनकम को बढ़ाता नहीं है, वो लोग प्राइस कम बेसी कर रहे हैं, इनकम को सेम रख रहे हैं, थोड़ा मचकान पॉइंट है, मैंने पहले ही बोला था आपको। अच्छा सर, ये इनकम को कांस्टेंट रखना है, मतलब एक ही। जी ठीक है, डिटेल वाला डिस्कशन जो है लिखवा दूंगा मैं बाद में, टेंशन क्या करते हैं आप लोग। एक बात है, अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक करेंगे, ठीक है। मैंने क्या क्या पढ़ा अभी तक, मेरे को कुछ याद नहीं आ रहा डिमांड में यार, कोई आपको बता सकता है क्या क्या टॉपिक पढ़ा अभी तक मैंने? कोई है हमको लिखवाने वाला यहाँ पे? है कोई गबरू जवान जो मुझे लिखा सकता है डिमांड में क्या क्या पढ़ा? नहीं याद आ रहा हमको बिल्कुल भी, कोई नहीं है लगता हमको बताने वाला यहाँ पे, अकेले ही हैं हम यहाँ पे। तो पहला तो डेफिनेशन ऑफ डिमांड था। सबसे पहले डेफिनेशन, चलो एक जन हेल्प तो कर रहा है, डेफिनेशन करा, फिर उसके बाद क्या पढ़ा अपन ने? उसके बाद फैक्टर्स। फैक्टर्स या फिर डिटरमिनेंट्स भी बोल सकते हैं क्या उसको? हाँ सर।
डिटरमिनेंट्स पढ़ा, उसके बाद क्या पढ़ा? फिर उसके बाद डिमांड का डिफरेंट टाइप्स। डिमांड फंक्शन भी पढ़ा था क्या? हाँ सर, डिमांड फंक्शन फिर इंडिविजुअल डिमांड और और मार्केट डिमांड। ठीक है, उसमें शेड्यूल और वो सब वगैरह पढ़ा। फिर क्या पढ़ा अपना? लॉ ऑफ डिमांड पढ़ दिया अपन ने, लॉ ऑफ डिमांड पढ़ लिया। उसके बाद में अपने क्या पढ़ा? रीजंस फॉर लॉ ऑफ डिमांड। सर मुझे बताओ एक बात, ठीक है, लॉ ऑफ डिमांड जनरली क्या बोलता है कि जब प्राइसेस फॉल होते हैं तो डिमांड क्या होगा? बढ़ेगा। अब ये मैडम जो है, ये जो क्या नाम है इसका, कौन सा मैडम को बोले हम? अब ये जो मैडम कौन सा है, अभी दुर्बा जो है, ये सीरियसली ले लिया बात को मेरा। ये बोला सर ने कहा है अगर कोई सामान का प्राइस कमेगा तभी डिमांड करने का है, अदरवाइज डिमांड नहीं करने का। लॉ सीरियसली लेता, आपको तो पता ही है, ठीक है। अब सीरियसली इतना पढ़ के चला गया था, पिछला क्लास में करके चला गया था, ये लॉ ऑफ डिमांड तक पढ़ा दिया मैंने। ये मेरे को परसों फोन की कि सर मैं मेडिसिन का दुकान में गई, ठीक है, उसने प्राइस कम ही नहीं किया, उसने प्राइस कम नहीं किया तो मैंने सामान नहीं लिया। अब मुझे जनरली अगर जेन्युइन मेडिसिन है, मेरे को मेडिसिन चाहिए, ठीक है, यहाँ पे किसी को ना ऐसे वो सांस वास नहीं आ रहा है, उसको वो सामान चीज को मेडिसिन चाहिए, और यहाँ पे क्या प्राइस कम करने का वेट करोगे क्या? बताओ मेरे को सर। हाँ नहीं सर। क्या पे जो प्राइस मिलेगा यार 2 रुपए एक्स्ट्रा ले ले, 50 रुपए एक्स्ट्रा ले ले, सामान दे भाई, जरूरी है। क्या अपन ऐसे करता है हाँ नहीं सर। करता है? हाँ सर। यानी कि सर ये क्यों एग्जांपल दे रहा हूं? बिकॉज इट मींस दैट लॉ ऑफ डिमांड इज नॉट ऑलवेज व्हाट, नॉट ऑलवेज इंक्रीजेस या फिर बोलते हैं एप्लीकेबल। एप्लीकेबल विल बी अ प्रॉपर वर्ड। एप्लीकेबल नहीं है हमेशा, लॉ ऑफ डिमांड हमेशा एप्लीकेबल नहीं है। सर कौन से केसेस में, या फिर हम लोग बोल सकते हैं उसको एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड, कौन से केसेस में सर एक्सेप्शन है टू द लॉ ऑफ डिमांड? आइए चलिए पढ़ते हैं, ठीक है। नंबर 1 जो मैंने बताया बेसिक नेसेसिटीज के केस में, ठीक है, नीड के हिसाब से, नीड के हिसाब से, ठीक है। फिर उसके बाद याद है आपको अभी CAA आया था, CAA हाँ सर, दिसंबर के वक्त, याद है जब हम लोग बाहर जाते थे, कभी कभी लोगों से हाँ सर। इंटरेक्शन भी होता था। उस समय याद है एक दिन के लिए जब कर्फ्यू लग गया था, उसके पहले आपको याद होगा कि एक दिन फर्स्ट हाफ के लिए राशन का दुकान खुला था, अगर आपको याद होगा। हाँ सर, उस समय प्राइजेस जो था 4 टाइम्स 5 टाइम्स बिका था, जो सामान का प्राइजेस था हाँ। उसके हिसाब से। हाँ सर। हमें डर हाँ क्यों सर। था, हम क्यों रेडी थे पे करने के लिए? क्योंकि सर उसके बाद बाद में कुछ नहीं मिलने मिलता। वाला नहीं था और Exactly. सफर करना पड़ता। तो उस समय अगर फियर ऑफ शॉर्टेज है तो उस समय दुर्बा अभी यही करोगे क्या? नहीं सर प्राइस कम होने से ही लूंगी सर, नहीं तो नहीं लूंगी। यार खत्म होने वाला है, फटाफट ले लो जो भी प्राइस में मिल रहा है। इस केस में लॉ ऑफ डिमांड काम कर रहा है क्या? नहीं सर। नहीं कर रहा है, ठीक है। उसके बाद में सर जैसे आपका मैंने जब आपको बोला, आपने वो 3 इडियट्स वाला मूवी देखा है? ऐसा कोई है जो हाँ। 3 इडियट्स नहीं देखा है? ऐसा कोई है तो बता दो। मैं आप थोड़ा सा काम करो, जो लोग नहीं देखा है, थोड़ा पानी लो और पी लो। डूबेगा कहाँ से आप लोग? बट देखा होगा। उसमें याद है वो जो चटनी वाला एक तो सीन रहता है उसमें, हाँ सर। चटनी गिरा देता है तो उसको बोलता है मेरे 1.5 लाख के जूते, मेरे 2 लाख की घड़ी। बताओ हाँ हाँ सर। सर। मुझे हाँ। बताओ, क्या जूता जनरली वो 1.5 लाख रुपए का था क्या? नहीं सर। बट नहीं क्या सर। करता है कुछ कुछ फैशन स्टेटमेंट्स, कभी किसी ने अगर बड़े बड़े शोरूम्स गुची वगैरह में गए हैं, इतना सस्ता मत पूछो, ठीक है। सरकाज़म के हिसाब से बोल रहा हूँ। यानी मुझे पता एक्चुअली में जब हम लोग गुची के शोरूम में गए, हम लोगों ने 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख रुपए का अगर बैग्स देखे तो एक्चुअली वो उतना वैल्यू का होता है क्या? नहीं सर। नहीं। नहीं होता। बट फिर भी उसको प्राइस देते हैं बिकॉज इट इज व्हाट, इट एक्ट्स एज अ स्टेटस सिंबल, बिकॉज यू आर पेइंग फॉर द ब्रांड, राइट। तो कभी कभी क्या होता है ना, हम लोग कुछ सामान का प्राइस से ऊपर देते हैं ताकि हमें एक स्टेटस सिंबल दिखाने के लिए। पता है मेरे जूते जो है अरमानी के हैं, 1.5 लाख रुपए के हैं जूते मेरे, एक जूते 1.5 लाख के, दूसरे जूते 1.5 लाख के, 3 लाख रुपए के जूते हैं मेरे, ठीक है। अब मुझे बताओ तो ये क्या हो रहा है? शो ऑफ करने के लिए, स्टेटस सिंबल दिखाने के लिए, क्या हम लोग नॉर्मल प्राइस से हायर प्राइस दे रहे हैं? बताओ हाँ मेरे सर। हाँ सर। हाँ सर। को। उस केस में क्या लॉ ऑफ डिमांड काम कर रहा है क्या? नहीं सर। नहीं सर। नहीं। नहीं कर रहा। उसके बाद में जैसे फॉर एग्जांपल जैसे अभी कोमल जैसे सब्जी खरीदती है क्या कोमल? नहीं सर। जैसे तुम ऐसे वो कोमल गई, अब आइडिया तो है नहीं उसको सब्जी का, ठीक है। वो सब्जी लेके आ गई, बड़ी खुश, बोला सर आपको पता है आलू 30 रुपए किलो में लेके आई हूँ सर, आप रखोगे? मतलब मार्केट में 22-25 का मिल रहा है। मतलब ओहो सर गड़बड़ हो गया सर,
तो यानी कि सर इसमें क्या हुआ, इग्नोरेंस हुआ या नहीं हुआ उसका, सिंस उसको मार्केट के प्राइसेस के बारे में पता नहीं था, और शी वाज नॉट अ रैशनल व्हाट, शी वाज नॉट अ रैशनल कस्टमर। इसकी वजह से क्या नॉर्मल प्राइस से ऊपर का प्राइस दे के आई, हाँ है ना। तो इस केस में क्या लॉ ऑफ डिमांड काम किया गया, बताओ सच्चे से दिल पे हाथ रख के बताओ, दिल पे रख के मैंने गला पे पकड़ा और दिल पे पूछ रहा हूं मैं बेवकूफ, ठीक है। अब बताओ क्या इस पे लॉ ऑफ डिमांड काम किया, नहीं नहीं सर। सर, नहीं किया। नहीं अब क्या है, अब बता रहा हूं मैं आपको। फिर उसके बाद क्या हुआ कि जैसे आज इप्सा जो है, इप्सा 12th का एग्जाम दे दी और 12th के एग्जाम के बाद ये घूमने गई शिमला, ठीक है। और मैडम जी जो है ठंडा का कपड़ा लेके जाना ही भूल गई, ठीक है। अब अगर शिमला गई है तो वहां ठंड तो हो गई, है ना, नहीं शिक्षा। वो बोले नहीं ठंड वंड क्या है सर, मैं तो स्टील बॉडी, मुझे ठंडा वंडा नहीं लगता, ठीक है। वहां जाके पता चल गया हालत खराब हो गया, ठीक है। अब ठंड अगर ज्यादा लग रहा है, वहां बगल में दुकान था, ठंड ज्यादा लग रहा है पर आपको बीमार पड़ सकते हो, जाके वहां पे ये बोलोगे प्राइस कम करो भैया, नहीं तो सामान नहीं लूंगी मैं, नहीं सर। या बोलेगे भैया दे दो यार, मेरे को बहुत ठंडा लग रहा है, बीमार पड़ जाएगी, फटाफट दे दो। यानी कि वेदर चेंज होने से ही क्या आप जो है लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल होता है क्या, नहीं नहीं होता नहीं होता। यानी कि जितना लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल होता है उतना ही क्या उसके एक्सेप्शंस भी, है। है। ठीक है। चलो सही बात है क्या है ये, तो क्या हाँ। हम लोग 7th पॉइंट में एक्सेप्शंस लिख सकता है क्या, हाँ सर। एक्सेप्शंस टू व्हाट, लॉ ऑफ डिमांड। ऑफ ऑफ डिमांड, डिमांड। ठीक है। नंबर 1 पॉइंट क्या 6, नंबर 1 पॉइंट वेदर। नेसेसिटीज, नेसेसिटीज, ठीक है। क्या था, नेसेसिटीज। necessities for life. Number 2, fear of शॉर्टेज। shortage. Number 3, status symbol. Then number 4, ignorance. And number 5 क्या है, change in वेदर। वेदर। weather। समझ में आया क्या आप लोग को यहाँ तक, बताओ हाँ हाँ सर। सर। क्लियर है क्या, एकदम मक्खन चल रहा है यहाँ पे, ठीक है जी। हाँ सर। हाँ सर। एक सेकंड मुझे टाइम दो। चलो जी, ठीक है। बाकी 1-2 पॉइंट्स अगर दिए थे तो उसको मत रीड करना, ठीक है ना। गिवन गुड्स इज एक डिफरेंट गुड्स, जो जनरली होता है उसके अलावा। ये कभी कभी हम लोग कुछ एंटीक पीसेस को देख के ऑपोजिट प्राइसेस दे के आते हैं ना, मोनालिसा की पेंटिंग, क्या वो बहुत अवेलेबल है या 1-2 ही अवेलेबल है, एक दो तो उसको हम लोग ज्यादातर प्राइसेस क्या करते हैं, ज्यादा हाई पे करते लेके आते हैं। तो उस टाइप पे बोलते हैं, उस टाइप जो उसको बोलते हैं पैराडॉक्स, मतलब उल्टा करना, कोई सामान का प्राइसेस जो नॉर्मली उससे हाई देना, ठीक है। तो वही चीज है, इसलिए 5 पॉइंट ये याद कर लो, चलेगा चलेगा। हाँ सर। हाँ सर। चलो जी, लास्ट टॉपिक है सर इस चैप्टर का, लास्ट टॉपिक, फिर हम लोग का ये चैप्टर जो है वो फिनिश हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हैं। फिनिश हो जाएगा, ठीक है। अभी 2 टॉपिक है सर, बहुत डिफिकल्ट टॉपिक बचा है सर। एक है आपका, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है, मूवमेंट along the demand curve, shift in the demand curve, ठीक है। एक सेकेंड, कुछ और टॉपिक बचा हुआ है क्या, नहीं बचा हुआ है, ठीक है। और ये मूवमेंट का एक और नाम है एक्सपांशन और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड कर्व, ठीक है। उसके बाद में और, ठीक है, इंक्रीज या फिर डिक्रीज इन डिमांड कर्व। कर्व, या फिर और
एक और लास्ट नाम है आपका चेंज इन डिमांड पर क्वांटिटी डिमांडेड। सर ये तीनों नाम सेम है, चीजें सेम है, और इन दोनों के बीच में डिफरेंस है। और चेंज इन डिमांड, देखो ये कितना कंफ्यूजिंग है लास्ट वाला जो है। एक का नाम क्या है, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, ठीक है, और दूसरा का नाम क्या है आपका, चेंज इन डिमांड। तो आप समझ गए। आपको सबसे टेस्ट कब करेगा वो लोग, इसी पॉइंट में, राइट, इसी पॉइंट में टेस्ट करेगा, ठीक है। तो अब सर इसमें है क्या सर, पहले हम लोग लेफ्ट हैंड साइड वाला डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है, उसके बाद राइट हैंड साइड वाला डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलो, चेंज इन डिमांड या फिर एक्सपांशन कॉन्ट्रैक्शन या फिर चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड तब होता है जब जो है आपका, कलर चेंज कर लेते हैं, हाँ, जब भी प्राइसेस चेंज होता है ना, बराबर, प्राइसेस चेंज होता है तो ये सब सारी चीजें होती है। सर मतलब समझ में नहीं आया, ये देखो मैंने यहां पे बनाया y एक्सिस और x एक्सिस को, ठीक है, मैंने क्या बनाया, y एक्सिस और x एक्सिस को। तो मुझे बताओ, अगर मैंने सोचो किसी को पता है कि y एक्सिस में क्या आता है, प्राइस आता है, और इस तरफ क्या आता है, क्वांटिटी डिमांडेड, बराबर, ठीक है। अगर सोचो प्राइस था आपका यहाँ पे, सोचो कि प्राइस था आपका P1, ठीक है, प्राइस कितना था आपका P1, ठीक है, और क्वांटिटी डिमांड था, सोचो आपका, डिमांड का बना लेता हूं मैं पहले, ठीक है, क्वांटिटी डिमांड सोचो ऐसा था यहाँ पे कहीं पे Q1, ठीक है। तो मुझे बताओ क्या हम लोग ये लाइन बना सकते हैं आपके लिए? हाँ सर, ठीक है, यानी कि एट प्राइस P1 द क्वांटिटी डिमांडेड वाज हाउ मच, Q1, ठीक है। अब मुझे बताओ क्या प्राइस जब फॉल होगा, ये पॉइंट दिख रहा है, कौन सा पॉइंट में हुआ है, ये पॉइंट को अगर हम लोग मार्क करें एज ए, जहां पे जहां पे इंटरसेक्ट हुआ ना दोनों, उसको अपन क्या करेंगे, पॉइंट क्या मार्क किया, ए। अब अगर प्राइस मुझे बताओ फॉल होगा तो क्या होगा, क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ेगा, क्वांटिटी डिमांड बढ़ जाएगा। देखो क्या क्वांटिटी डिमांड बढ़ गया, Q1 से Q2 हो गया क्या? हाँ सर, यस सर, और पॉइंट क्या ए से अब दूसरा पॉइंट हो गया क्या अभी? हाँ सर, बी हो। क्या पॉइंट जो है ए से मूव होकर, अरे यार, क्या पॉइंट ए से मूव होकर बी हो गया क्या? हाँ सर, Has there been a movement in the demand curve or not from point A to point B, बी, क्या समझ में आ रहा है क्या यहाँ तक, बताओ, ग्रिप में है चीजें, हाँ सर, क्या पॉइंट मूवमेंट हुआ ऐसे, हाँ सही है, ठीक है। और सिमिलरली अगर तीसरा पॉइंट मैं बनाऊं आप लोग के लिए, सोचो प्राइस अगर P1 से बढ़कर हो गया P3 में, तब क्या होगा बताओ, क्वांटिटी डिक्रीज क्वांटिटी होगा, डिक्रीज होगा, क्वांटिटी डिक्रीज Q1 से कितना हो गया, Q3, Q3 हो गया। तो क्या अब ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो पहले A था फिर B हुआ, अब कितना हो गया है, C, आ गया C। क्या वापस से डिमांड कर्व में मूवमेंट हुआ क्या? हाँ हाँ सर, सर, इसको क्या बोलते हैं, मूवमेंट अलोंग द डिमांड पर डिमांड demand ठीक curve, है, या फिर चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। डिमांडेड। सर ये एक्सपांशन कॉन्ट्रैक्शन कब होगा, देखो जब प्राइस जो है वो इंक्रीज होगा तो अल्टीमेटली डिमांड क्या होगा, decrease, डिक्रीज होगा, उसको बोलेंगे कॉन्ट्रैक्शन अलोंग द डिमांड कर्व, बिकॉज़ Demand डिमांड curve. क्या हो रहा है, decrease हो रहा है, और वही अगर प्राइस कम हुआ P1 से P2 हुआ, तब डिमांड क्या होगा, बढ़ बढ़ेगा, जाएगा, बढ़ जाएगा, एक्सपेंशन होगा। तब क्या होगा, एक्सपांशन होगा। और एक ऑब्जर्वेशन देखो, एक्सपांशन कब हो रहा है, जब डिमांड कर्व क्या हो रहा है, फॉल हो रहा है फ्रॉम पॉइंट ए से बी, बी, B, और कॉन्ट्रैक्शन कब हो रहा है, जब डिमांड कर्व इंक्रीज हो रहा है फ्रॉम पॉइंट ए से, सी, point C, यानी कि जब फॉल हो रहा है डिमांड कर्व में, मूवमेंट जब डाउनवर्ड स्लोपिंग हो रहा है, मूवमेंट जब डाउनवर्ड स्लोपिंग हो रहा है, तब क्या हो रहा है, एक्सपांशन होता है। और जब अपवर्ड स्लोपिंग मूवमेंट होता है तब क्या होता है, contraction, कंट्रैक्शन। उल्टा है, देखना, जनरली ऊपर जाने से जनरली क्या होता है, एक्सपांशन की तरह लगता है, बट इस केस में क्या है, उल्टा, उल्टा है। सही है क्या? हाँ हाँ सर, सर, अभी तक पूरे चैप्टर में जितना हमने पढ़ा, पूरा चैप्टर जो हमने अभी तक पढ़ा, उसमें हमेशा एक ही वर्ड को हमने लिखा, कीपिंग द अदर फैक्टर्स constant, कांस्टेंट। अब मुझे बताओ, इतना पूरा देरी से पढ़ा रहा है आप लोग को, कभी ना कभी उसका वैल्यू देना चाहिए, नहीं देना चाहिए, आपको बताओ मेरे को, हमेशा हमेशा क्या कांस्टेंट ही रखेंगे उसको,
नहीं। नहीं। कांस्टेंट कैसे रखेंगे? तो पहली बार उनका रोल आ रहा है जब भी इधर क्या था, प्राइस चेंज होने के वजह से डिमांड में जो इफेक्ट आएगा उसको क्या बोलते हैं हम लोग? मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व या फिर चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। यहाँ पे देखो, अगर अदर फैक्टर्स जो था ना आपका, हाँ सर। वो अगर चेंज होता है तब क्या होगा आपका? there will be a what shift in the demand curve or a change in demand. सर दिखाओ तो Demand. पता चलेगा ना, बिना देखे थोड़ा ना होगा, है या नहीं? माशाल्लाह हैंडराइटिंग है मेरा। इस तरफ क्या आता है? Z एक्सिस, और इस तरफ क्या आता है आपका? ठीक है, Y एक्सिस और X एक्सिस। उसके बाद में क्या है? X एक्सिस की तरफ क्या आता है आपका? क्वांटिटी डिमांडेड। क्वांटिटी। और इधर क्या? मैं बार बार सर क्यों लिखा रहा हूँ ये चीज? बिकॉज आपको लिखना है यहाँ पे, ठीक है? रुपीज, और एग्जाम में जब भी लिखोगे यूनिट्स लिखना, नहीं तो मार्क्स काट देगा। और फालतू फुकड़ ये सब चीजों के बदले मार्क्स जाएगा ना, तो मैं आपको बहुत गाली दूंगा, ठीक है? अलग अलग लैंग्वेज में दूंगा, इसलिए बता रहा हूँ, फालतू गलती मत करना है सब चीजों का, ठीक है? अब देखो मैंने डिमांड का यहाँ पे बना लिया, ठीक है? सोचो प्राइस था आपका यहाँ पे P1, उसकी वजह से क्वांटिटी डिमांड क्या होगा? Q1 सोचो, ठीक है? अब मुझे बताओ, प्राइस रिमेन्स कांस्टेंट, अगर मेरा डिमांड, अगर सॉरी प्राइस कांस्टेंट है, अगर मेरा इनकम इंक्रीज हो गया, और अगर ये नॉर्मल गुड्स है, अगर मेरा इनकम इंक्रीज हो गया और मेरा नॉर्मल गुड्स है, उसकी वजह से क्या होगा? मेरा डिमांड क्या होगा? इंक्रीज। इंक्रीज हो जाएगा। तो यानी कि मेरा क्या, मेरा प्राइस कांस्टेंट है यहाँ पे, प्राइस तो हाँ सेम, सर। मेरा क्या हो गया? इनकम बढ़ गया, ठीक है? उसकी वजह से डिमांड में क्या होगा? देयर विल बी अ राइटवर्ड शिफ्ट राइटवर्ड शिफ्ट इन द डिमांड कर्व। इन द डिमांड। कहाँ गया यार? दिखता ही नहीं है कभी कभी। हाँ ये रहा, तो वापस गायब हो गया। ट्विंग 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 नहीं हुआ। तो देयर विल बी अ राइटवर्ड शिफ्ट इन द डिमांड कर्व। डिमांड कर्व। अगर ये पहले का जो कर्व था वो अगर सोचो डी था, तो अब क्या हो जाएगा? डी डैश डी डैश। सही है? आपको मैंने याद कर दिया था बेसिक इंटरप्रिटेशन, मैंने बोला था आपको जिंदगी भर काम आएगा आप लोग का, कभी ना कभी जब हाँ भी इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो। कुछ भी अच्छा अगर हो रहा है तो कहाँ मूव करता है? राइटवर्ड। और कुछ राइटवर्ड। भी खराब हो रहा है तो कहाँ मूव करता है? लेफ्टवर्ड। तो अगर इनकम कम हो गया तो किस तरफ मूव करेगा? लेफ्ट। लेफ्टवर्ड मूव करेगा। सही है? हाँ हाँ सर। सर। बताओ मेरे को ऊपर वाले में क्या शिफ्ट इन डिमांड कब हो रहा है? ड्यू टू चेंज इन हाँ अदर सर। फैक्टर्स। क्या हाँ। इंक्रीज कब होगा? जब अदर फैक्टर्स Right. पॉजिटिव हो रहा है, राइट? अदर फैक्टर्स क्या हो रहा है? पॉजिटिव की तरफ मूव कर रहा है। और डिक्रीज कब होगा? जब नेगेटिव नेगेटिव की की तरफ। तरफ। जब इंक्रीज होगा तो राइटवर्ड शिफ्ट होगा या लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा? राइटवर्ड शिफ्ट। राइटवर्ड। और अगर डिक्रीज हुआ तो राइटवर्ड शिफ्ट होगा या लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा? लेफ्टवर्ड शिफ्ट। लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा। उसको एक और नाम से क्या बोलते हैं? चेंज इन डिमांड। ठीक है, इसके ऊपर डिफरेंस पूछता है, ठीक है? चेंज इन डिमांड के ऊपर एग्जाम में मैं आपको बोला 11 12 एग्जाम में बोला, इसमें को डिमांड पूछता है। ये लोग का हॉट फेवरेट क्वेश्चन है, ठीक है? क्या यहाँ तक ग्रिप में है क्या चीजें? हाँ सर। एंड विद दिस अनफॉर्चुनेटली आई नो आप लोग का बहुत मन है, बट स्टिल आई कैन नॉट हेल्प इट आउट दैट योर चैप्टर इज ओवर, ठीक है? विद दिस आवर चैप्टर इज ओवर, ठीक है? कांग्रेचुलेशंस, यू हैव सक्सेसफुली कंप्लीटेड द चैप्टर। मजा आया चैप्टर करके? ठीक है, यहाँ पर मैं एक और बना देता हूँ नीचे में आप लोग के लिए, अगर कोई लिख रहा है तो। ये एग्जाम में जो ये शिफ्ट इन डिमांड कर्व और ये वाला जो पोर्शन है बहुत बार पूछता है एग्जाम में, ठीक है? तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना बस। अगर इनकम पहले से क्या हो गया? कम हो गया थोड़ा सा, तो इनकम के कम होने से वैसे क्या होगा? देयर बी अ लेफ्टवर्ड शिफ्ट। लेफ्टवर्ड शिफ्ट इन द डिमांड कर्व, डिमांड कर्व। ठीक है? प्राइस तो उतना ही रहा, तो क्वांटिटी डिमांड क्या होगा? पहले क्यू था, अब उससे गिर के कितना हो जाएगा? Q1। ठीक है, क्लियर है? और यहाँ पे भी क्या होगा आपका? अगर इनकम इंक्रीज हो गया तो क्या होगा? पहले डिमांड था Q1, अब वो क्या हो जाएगा? सोचो Q2, यानी इंक्रीज हो चुका है। यहाँ पे क्वांटिटी डिमांड क्या हो रहा है? कम हो रहा है। बताओ सही है? सबका दिमाग में बैठ गया, सेट हो गया क्या सबका? हाँ सर। एक सेकंड रुको, मैं एक बार नोट्स का आपको चेक कर देता हूँ, अगर सब कुछ लिखा हुआ है उसमें
तब तो मैं नहीं लिखवाऊंगा इस गणों को।